नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की मुसीबत केवल इतनी भर नहीं है कि वो बिहार की सत्ता से बाहर हुए हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता से बाहर हुए हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार मजबूत होते जा रहा है। कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने लगभग 8 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की और आज एक बार तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया है और तेजस्वी यादव ईडी की पूछताछ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में आने वाला समय तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल भरा रहने वाला हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव, मैं 2 तरीके बताने जा रहा हूं जिनके जरिए इस भंवर जाल से बाहर निकल सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव इन 2 तरीकों से बिहार की सत्ता में फिर से वापसी कर सकते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपने वोट बैंक को विस्तार करना होगा और तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को विस्तार करने के लिए बीजेपी के जैसे नीति अपना सकते हैं। उनमें पहली नीति यह होगी कि चिराग पासवान, जिनकी नीतीश कुमार से खटपट जगजाहिर है, उनको वो अपने साथ ले सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव मुकेश सहनी जैसे नेता को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव ये काम करने में कामयाब होते हैं तो उनको कम से कम 10% वोटों का फायदा मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास एवरेज 6% के आसपास वोट लगातार रहा है। इसके अलावा मुकेश सहनी निषादों के, मल्लाहों के बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं और मल्लाह बिरादरी की आबादी वैसे तो 3-4% के आसपास है, लेकिन उनका जो सब कैटेगरी है वो लगभग 8% के आसपास तक पहुंचती है। यानी मल्लाह में बिंद हो गया, सहनी हो गया, नोनिया हो गया, इनको मिला के अगर बात करें तो लगभग 8% के आसपास आबादी बिहार की बनती है इन जातियों से। अगर मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव अपने साथ जोड़ पाने में कामयाब अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आ सकता है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव के पास उनके परंपरागत वोटर, एक तो मुस्लिम और दूसरे यादव, इनकी संख्या कुल मिला के बिहार की आबादी का लगभग 32% होता है। 32% में अगर ये 10% वोट अगर किसी भी तरीके से गठबंधन कर पाने में तेजस्वी यादव कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव 2024 की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंच जाए। इसके अलावा तेजस्वी यादव दूसरी बात ये कर सकते हैं कि वो बिहार में एक आंदोलन चला सकते हैं, जिस आंदोलन के जरिए वो ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि उनके शासन में आने के बाद ही बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी गई। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इतने सालों तक बीजेपी और राजद के साथ नीतीश कुमार सरकार चला चुके हैं, लेकिन जितनी नौकरियां पिछले कार्यकाल में आई हैं उतनी नौकरियां एक किसी भी कार्यकाल में नहीं आई हैं। तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र अपने आंदोलन के जरिए बिहार की जनता तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को बिहार की जनता के बीच में ले जा सकते हैं कि अगर वो सरकार में आए तो दोबारा उसी तरीके से हम शिक्षा और नौकरियों का माहौल क्रिएट करेंगे। ये एक बड़ी रणनीति हो सकती है। इस बात से किसी को इनकार नहीं करते हुए सुना गया है जो ये कह दे कि तेजस्वी यादव के आने के बाद बिहार में नौकरियों में इजाफा नहीं हुआ है। हर कोई, चाहे वो नीतीश कुमार का समर्थक हो या फिर बीजेपी का समर्थक हो, उसने ये बात माना है कि ये सरकार जो थी इसने बेहतर काम किया है। बेहतर तरीके से नौकरियों को दी जाने वाली जो संख्या है, नौकरियों को दिया गया है इस सरकार में। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव एक रोजगार देने वाले नेता के तौर पे उभर के सामने आ सकते हैं। इसके लिए उनको बिहार में आज से ही अपना आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। उनको लगातार बिहार के हर जिले में दौरा करना चाहिए, एक मजबूत आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए। तभी तेजस्वी यादव, जो अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं, जिनकी पार्टी अभी भी वही 30-32% वोट बैंक पे लगातार टिकी हुई है, उससे ऊपर नहीं जा रही है, उससे निकल सकती है अगर तेजस्वी यादव ये 2 काम कर दें। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर एक भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो लगातार
उनका साये की तरह पीछा कर रहा है। आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नेता के ऊपर जब भ्रष्टाचार का दाग लग जाता है तब उसके लिए सुचिता की बात कह पाना काफी मुश्किल भरा होता है। तेजस्वी यादव भले चाहे कितने भी लाख दावे कर दें कि उनकी सरकार जो आएगी वो एकदम नीट एंड क्लीन सरकार होगी, लोगों को वो रोजगार देगी और किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता नहीं करेगी, लेकिन उनके विपक्षी लगातार उनके ऊपर ये प्रहार करते रहेंगे कि इनके पिताजी के शासनकाल में बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। इस बात से तेजस्वी यादव का निपट पाना बहुत मुश्किल रहेगा। आज तक मेरा मानना है कि राजद दोबारा सत्ता में अपने दम पे नहीं लौटी, उसके पीछे कारण यही है कि जो परसेप्शन बना है राजद को लेके कि जब भी राजद सरकार में आती है तब वो जंगल राज लाती है। इससे आज तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी उबर नहीं पाई है। इसी के कारण लगातार वो लोग बैकफुट पे होते हैं। इसके अलावा जब नौकरियों की बात कही जाती है तो जो लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम जो सामने निकल के आया है, यानी कि नौकरी, रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीनें जो ली गई हैं, जिसके बहुत हद तक जो साक्ष्य हैं वो मिल चुके हैं। बहुत हद तक इस तरीके की घटनाएं जो थी वो सामने आ चुकी हैं कि जिसको नौकरी मिली उसके घर के किसी सदस्य ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के किसी सदस्य के नाम अपनी जमीन लिख दी है, यानी रजिस्ट्री कर दी है। इस मामले से भी तेजस्वी यादव का उबर पाना इतना आसान नहीं है और ये घोटाले लगातार तेजस्वी यादव का साये की तरफ पीछा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर तेजस्वी यादव ये दो तरीका अपना लें, पहला कि वो मुकेश सहनी और चिराग पासवान जैसे नेता के साथ गठबंधन कर लें जिनके पास लगभग 10% के आसपास वोट बैंक है, तो तेजस्वी यादव बिहार में दोबारा से धमकदार वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव अगर एक बड़ा आंदोलन चलाने में कामयाब रहे कि उनके शासन में आने के बाद ही इतनी नौकरियां मिली हैं, अन्यथा नीतीश कुमार के साथ तो बीजेपी इतने दिनों से सरकार में थी, इतनी नौकरियां एक मुश्त या फिर एक साल के अंदर कभी नहीं दी गई। ये एक बड़ा इंपैक्ट लोगों के बीच में डाल सकता है। आज के डेट में तेजस्वी यादव के विरोधी भी इस बात को जरूर मान रहे हैं कि जितनी नौकरियां इस कार्यकाल में, जो पिछला कार्यकाल था नीतीश कुमार का लगभग 16 महीने का, उतनी नौकरियां जितनी मिली हैं उस कार्यकाल में, उतनी नौकरियां पिछले 18 साल में इतने कम समय में नहीं दी गई हैं। तो ये दो ऐसी चीजें हैं। बिहार का युवा जो है वो लगातार नौकरियों की तैयारी करता है, सरकारी नौकरियों की तैयारी करता है, क्योंकि बिहार में प्राइवेट क्षेत्र में इतने अवसर नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं है। और फैक्ट्रियां नहीं है तो जाहिर सी बात है जो लड़के पढ़ाई करते हैं वो ज्यादातर सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और काफी समय तक तैयारी करते रहते हैं। उन किसी की उम्र 35 साल 37 साल तक भी हो जाती है, लेकिन वो तैयारी नहीं छोड़ते हैं। उन युवाओं के बीच में तेजस्वी यादव एक आशा की किरण बन के उभरे हैं और उन युवाओं के मन में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की राजनीति में धार देने का काम कर सकता है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि बताया कि तेजस्वी यादव के साथ जो समस्या है वो उनके पिता के शासनकाल का जो तथाकथित जंगल राज कहें या फिर खराब कानून व्यवस्था जो है, जब लोगों को याद आती है तो वो राजद को वोट देने से पहले सोचने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो घोटालों की लिस्ट है, चारा घोटाला हो गया या फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम है, IRCTC घोटाला है, ये लगातार इनमें कार्रवाई चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में ऐसी बात आती है कि क्या पता कल को नौकरी अगर दें तो उसके बदले उसमें घूस ना चलने लगे। यह भी एक बैकफायर करने वाली बात तेजस्वी यादव के लिए हो सकती है। लेकिन अभी के समय में तेजस्वी यादव का, खास तौर पे मैं कहूं 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव कुछ हासिल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको इससे अभी जो झटका लगा है इससे उबरने में ही काफी समय लग जाएगा। जबकि बीजेपी और जो जदयू का गठबंधन है ये काफी लंबे समय तक रहा है और इनके जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे के बीच में लगातार काम करते रहे हैं, तो इनमें सामंजस्य बैठाने में दिक्कत नहीं आएगी। सामाजिक समीकरण भी नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी और एनडीए के फेवर में जा चुका है। तो 2024 में नहीं, ये जितने भी समीकरण मैंने आपको बताए हैं ये 2025 को लेकर है।